गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल के स्टडी। आज हम भारतीय संविधान के दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे हुआ, उसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है और क्या क्या इसके अंतर्गत जो भी शक्तियाँ हैं, या फिर इसके गठन की बात करें, या फिर जो सीजेआई नियुक्त होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनको त्यागपत्र कौन दिलाता है, या फिर उनकी पदमुक्ति कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए चालू करते हैं। और चालू करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अनिल के स्टडी को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। चलिए चालू करते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय। बात करते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, ठीक है। भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वो एकीकृत या फिर इकहरी न्यायिक व्यवस्था है, जिसमें शीर्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी देश का, ठीक है, ना सिर्फ भारत अपितु किसी भी देश का सर्वोच्च संस्था या फिर सर्वोच्च अदालत होती है, ठीक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब इसके गठन की हम बात करें तो 28 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। यानी कि आप लोगों को पता ही होगा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। उसके 2 दिन बाद जो 28 जनवरी 1950 को जो सुप्रीम कोर्ट है यानी सर्वोच्च न्यायालय है वो अस्तित्व में आया था, ठीक है। इसका गठन हुआ था और मुख्य रूप से इसके गठन की अधिकारिता या फिर इसके गठन की जिम्मेदारी संसद की होती है, जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है भारतीय संसद। तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि किसी भी देश में, अपने देश में सर्वोच्च न्यायालय यानी शीर्ष अदालत का गठन करे। अब बात करते हैं हम कि अनुच्छेद जो आपका आर्टिकल है वो 124, ठीक है, 1 to 4 आपके अनुच्छेद 124 में ये प्रावधान किया गया था कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगी, ठीक है, जो एक मुख्य न्यायाधीश, एक इसमें क्या रहते हैं, मुख्य न्यायाधीश रहते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल देखा जाए तो 24 न्यायाधीश यानी जज रहते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि जो ये 33 अन्य न्यायाधीश हुए थे, ये अभी 2019 में एक संशोधन हुआ था, ठीक है, 2019 में संशोधन हुआ था। तब सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले 31 थी, ठीक है, अन्य न्यायाधीशों की संख्या 31 थी। हालांकि मूल रूप से जैसे ही इसका गठन हुआ था उस समय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान था। लेकिन समय के साथ बढ़ते कार्य दबाव के कारण हमें न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी पड़ी और ये इसकी जरूरत भी थी। इसीलिए 2019 में 2 और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। तो अब आर्टिकल 124 में एक मुख्य न्यायाधीश होता है जिन्हें बोलते हैं सीजेआई ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। अभी वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, वो हैं एन.वी. रमन्ना। ये भारत के 48वें नंबर के सीजेआई हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश हैं। एन.वी. रमन्ना का पूरा नाम अगर देखें तो इनका पूरा नाम हो जाएगा नुथालपट्टी वेंकटा रमन्ना। ये भारत के 48वें सीजेआई हैं यानी मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके गठन का अधिकार किसको होता है, भारतीय संसद को होता है, जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे इनकी नियुक्ति का, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, फिर नियुक्ति का क्या प्रावधान है, इसके बारे में हम जानते हैं। जो आपका आर्टिकल है अनुच्छेद 124(2), ठीक है, 124 में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। जो इनके जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ भी दिलाई जाती है, ठीक है। ये प्रावधान किया गया था आपके आर्टिकल यानी अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत, ठीक है। अब बात करते हैं आगे हम कि आयु सीमा की अगर बात करें कि जो आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन रहे हो तो क्या आयु होनी चाहिए।
तो मुख्य रूप से आय सीमा के बारे में जो न्यूनतम आयु चाहिए उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, किंतु यदि आप इसके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभालते हैं तो 65 वर्ष आयु निर्धारित की गई है कि 65 वर्ष आयु तक आप अपने पद पर बने रह सकते हैं। जैसे ही 65 वर्ष की आयु आप पूरी कर लेते हैं या फिर उससे पहले भी आपको त्यागपत्र के द्वारा, या फिर हम बात करेंगे कि पद मुक्ति कैसे होती है, किंतु आयु के बारे में स्पेशली बात करें तो 65 वर्ष निर्धारित की गई है अधिकतम, कि आप अधिकतम रूप से 65 वर्ष आयु तक सीजेआई के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है, आयु के बाद में अब हम बात करते हैं इनकी योग्यता के बारे में, कि कोई भी व्यक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीश जो भी होते हैं वो बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली योग्यता तो ये होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि उसके पास जो सिटीजनशिप हो, नागरिकता हो, भारतीय होनी चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण योग्यता ये होनी चाहिए कि वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, किसी उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है, किसी हाई कोर्ट में लगातार वो कम से कम बोला जा रहा है मिनिमम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, अथवा किसी भी उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। इन दोनों कंडीशन में से दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन अगर कोई है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। और तीसरी बात अगर बताएं तो तीसरी मुख्य बात ये हो जाए कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति की दृष्टि से वह व्यक्ति कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए, या नहीं कि पारंगत विधिवेत्ता जिसको बोल सकते हो, वो राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश बनने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनके जो वेतन भत्ते होते हैं। ठीक है, वेतन भत्ते, तो वेतन भत्ते मुख्य रूप से जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जिसको सीजेआई बोलते हैं, मुख्य न्यायाधीश, इनका वेतन होता है 2,80,000। ठीक है, 2,80,000 रुपए पर मंथ इनका मासिक वेतन होता है। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका मासिक वेतन होता है 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 ये इनका मासिक वेतन होता है। इसके अतिरिक्त भी इनको अन्य कई सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे निःशुल्क आवास यानी रहने की व्यवस्था, परिवहन की सुविधा, निःशुल्क उपचार की सुविधा, इसके अतिरिक्त अन्य भी कई सुविधाएं इन्हें प्राप्त होती है। अब अगर हम बात करें इनके पेंशन की, जैसे ही ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं यानी अवकाश प्राप्त हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, उसके बाद इनकी जो सैलरी रहती है उसका 50% इनको पेंशन दिया जाता है। यानी कि आप मान लो इनकी 2,80,000 सैलरी है तो इनको 1,40,000 पर मंथ इनकी क्या बनेगी, पेंशन बनेगी। ठीक है, तो ये था इनकी वेतन भत्ते वेतन भत्ते और इनके पेंशन के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं। हालांकि वेतन और भत्तों का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 125 में ऐसा प्रावधान किया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे उनके वेतन भत्तों का उल्लेख किया जाएगा कि उन्हें कितना वेतन, मासिक सैलरी उन्हें मिल रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके पद रिक्ति की। ठीक है, कि इनकी पद रिक्ति यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश है उनकी पद रिक्ति कैसे होती है या पद से वे मुक्त कैसे होते हैं। मुख्य रूप से 3 स्थितियां ऐसी आती हैं। पहली स्थिति ये कि यदि वे स्वेच्छापूर्वक यानी अपने से स्वयं से राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे दे। ठीक है, यानी खुद से त्यागपत्र दे दे अपने पद से। दूसरी मुख्य बात ये आती है कि यदि सीजेआई या फिर अन्य न्यायाधीश जो भी हैं उनकी आकस्मिक रूप से मृत्यु हो जाती है, ऐसी कंडीशन में पद रिक्ति हो जाएगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि संसद के द्वारा, दोनों सदनों द्वारा पारित समावेशन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाना। ठीक है, एक ऐसी भी कंडीशन आती है कि जो न्यायाधीश होते हैं उनको राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त कर देता है, यानी उन्हें हटा देता है। यह कंडीशन या फिर संसद द्वारा कैसे हटाया जाएगा किसी भी सीजेआई को, किसी भी न्यायाधीश को, उसके बारे में थोड़ा सा हम अब डिस्कस कर लेते हैं।
अब बात करते हैं हम कि संसद द्वारा किसी भी न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है, फिर क्या प्रक्रिया होती है उनकी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझें कि किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए सिर्फ दो ही आधार है, कुछ आधार होना चाहिए, रीजन होना चाहिए कि आप क्यों हटा रहे हो। तो सिर्फ दो आधार हैं, एक है साबित कदाचार, ठीक है, साबित कदाचार, और दूसरा आधार है असमर्थता। ठीक है, अगर कदाचार मतलब आप भ्रष्टाचार भी समझ सकते हो, और असमर्थता मतलब वो अपने पद पर रहते हुए किसी भी कार्य को करने में वो असमर्थ है, यानी कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे तरह से नहीं कर रहा है। तो दो ही ऐसे आधार हैं जिसके आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। मुख्य रूप से संसद द्वारा पारित एक विधेयक होगा जो राष्ट्रपति अनुमति देगा, तब ये मतलब पद से मुक्त हो सकता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि अगर ऐसा कुछ लग रहा है किसी भी सदन को, तो जो इसका हटाने का प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा में आए। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है कि दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, तो मान लो कि कोई भी सदन है वो किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश को हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया है। ठीक है, तो प्रस्ताव लाने से पहले ये जरूरी है कि इसमें लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए उस प्रस्ताव में, तभी वो प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष के पास या फिर राज्यसभा के सभापति के पास जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। यदि मान लो कि लोकसभा वाले सोच रहे हैं कि हम सर्वोच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश है उनको हटाने की प्रक्रिया चाहते हैं, तो वो एक प्रस्ताव लाएंगे और उन प्रस्तावों पर ये होना चाहिए कि लोकसभा के 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होने चाहिए और राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और जैसे ही हस्ताक्षर हो जाते हैं तो फिर लोकसभा वाले यानी कि लोकसभा वाले ने शुरुआत की थी, तो उन्होंने इनको किनको देंगे, अध्यक्ष को देंगे, वो प्रस्ताव सौंपेंगे। यदि राज्यसभा ने शुरुआत की है इस प्रस्ताव को तो सभापति को देंगे। ठीक है, इसके बाद सभापति या फिर अध्यक्ष के पास जैसे ही पहुंच जाता है वो प्रस्ताव, तो फिर वो उसमें थोड़ा विचार विमर्श करेगा कि ये प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य है अथवा नहीं। अगर स्वीकार कर लिया तो चलो ठीक है, जैसे ही स्वीकार कर लिया तो अध्यक्ष अथवा सभापति के आदेश पर 3 सदस्यीय समिति बनेगी। ठीक है, 3 सदस्य, जिनमें 3 सदस्य शामिल होंगे, उसमें मुख्य रूप से हाई फाई लोग शामिल होंगे। आप समझ रहे हो कि बहुत बड़े विधिवेत्ता शामिल होंगे। 3 सदस्यीय समिति बनेगी और वो समिति का काम मुख्य यही होगा कि जो ये साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर ये प्रस्ताव लाया गया है, तो आप इनकी जांच करें कि वास्तविकता क्या है, क्या सही इसी आधार पे मतलब कि ये सच है या फिर झूठ है। तो वो जो समिति होगी वो समिति इन सभी चीज़ों का पता लगाएगी और पता लगाने के बाद अपना जो प्रतिवेदन है वो लोकसभा अथवा राज्यसभा में पेश करेगी। ठीक है, तो जैसे ही पेश हो जाएगा तो अगर वहाँ का जो अध्यक्ष है या फिर सभापति है उसकी जांच करेगा कि हाँ जो ये प्रतिवेदन है इसमें दोषी पाया गया है तो ठीक है, अदरवाइज दोषी नहीं पाए गए हैं तो ये प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। किंतु अगर दोषी पाए जाते हैं कि हाँ ये आधार सही है, इसी आधार पर हटाया जा सकता है और इन्होंने उल्लंघन किया है अपने कर्तव्यों का, तो क्या होगा कि फिर लोकसभा और राज्यसभा के विशेष बहुमत से, यानी दोनों सदनों के विशेष बहुमत यानी 2/3 सदस्यों के जैसे पारित हो जाता है वो विधेयक या प्रस्ताव 2/3 बहुमत से, तो पारित होने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस प्रस्ताव यानी विधेयक पर अपना हस्ताक्षर कर देता है, जिससे उसी दिन से जो न्यायाधीश है तो न्यायाधीश की पद रिक्ति हो जाती है, यानी वो अपने पद से मुक्त हो जाता है। तो ये था संसद द्वारा हटाने की जो प्रक्रिया है किसी भी न्यायाधीश को। ठीक है, तो इस तरह हटाया जाता है। अब आगे अगर हम बात करें, हालांकि देखा जाए तो सबसे लंबे समय तक अपने पद पर बने रहने वाले जो न्यायाधीश हैं तो वो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, ठीक है, चंद्रचूड़ थे। ये सबसे लंबे समय तक अपने पद पर बने रहे। हालांकि ये लगभग 1978 से 1985 तक ये अपने पद पर रहे। लगभग 8 सालों तक मान सकते हो आप, 7 या 8 सालों तक ये अपने पद पर बने रहे। और सबसे कम हम बात करें कि सबसे कम समय तक जो अपने CJI बने थे तो उनका नाम था
सबसे कम समय तक जो सीजेआई बने थे उनका नाम था नारायण, ऐसा कुछ नाम था, कमल नारायण, कमल नारायण। ठीक है, ये मात्र लगभग 17 दिनों तक, 17 दिन के लिए ही बने थे, उसके बाद इन्हें पदमुक्त कर दिया गया था। तो सबसे अगर लंबा पूछा जा रहा है कार्यकाल तो यशवंत, जिसको बोलते हैं वाई चंद्रचूड़, और कमल नारायण, ये मात्र 17 दिनों के लिए ये बने थे। ठीक है, अगर 1 लाइन फैक्चुअल चीजें आती हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर पूछ रहा है तो आप ऐसे करें। ठीक है, हालांकि अगर बात करें अब इन न्यायाधीशों की, जैसे ही इनको अवकाश मिल जाता है या फिर ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो इनको किसी भी, ठीक है, किसी भी न्यायालय में वकालत करने का अधिकार नहीं होता है, ना तो किसी सरकारी सार्वजनिक अधिकारी के समक्ष ये वकालत कर सकते हैं। ऐसा इनमें पाबंदी की गई है कि किसी भी न्यायालय के समक्ष वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही न्यायाधीशों के बारे में। अब हम बात करते हैं, एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं। ठीक है, आर्टिकल आपका 126 कहता है कि यदि मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश का जो पद है रिक्त है तो उस समय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की जा सकती है, और ये नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, यानी कि जो मुख्य सीजेआई हैं उनका पद किसी कारणवश रिक्त है तो उनकी जगह पे कुछ अस्थायी रूप से, यानी परमानेंट नहीं, ठीक है, टेम्परेरी रूप से आर्टिकल 126 में ऐसा प्रावधान किया गया था कि मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उसके क्या क्षेत्राधिकार हैं या फिर क्या इसकी शक्तियां हैं। ठीक है, तो पहली शक्ति या फिर क्षेत्राधिकार की बात करें तो आता है मूल क्षेत्राधिकार। तो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे मामलों की सुनवाई का अधिकार होता है। मान लो कि कोई ऐसे मामले हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार ना तो किसी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को होता है और ना ही किसी अधीनस्थ न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को होता है। तो ऐसे मामलों की सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। ये आपका मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो भारत संघ अथवा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य जो विवाद उत्पन्न होता है तो इन विवादों का निवारण या इनकी सुनवाई का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही होता है, ना कि अन्य कोर्ट को। ये आपके प्रारंभिक यानी मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। अब दूसरे अधिकार या फिर शक्ति की बात करें तो एक रिट संबंधी क्षेत्राधिकार या रिट संबंधी शक्ति होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मौलिक अधिकारों के बारे में कि अनुच्छेद 32 में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है, और मुख्य रूप से ये रिटें जारी करने का रीजन होता है कि भारत के जो भी नागरिक है, जनता है, उनके मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देना। ठीक है, तो रिटों के बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव रूप से आपको बताया था, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, परमादेश हो जाता है और अधिकार प्रक्षालेख, प्रतिषेध। ठीक है, ये 5 प्रकार की ऐसी रिटें हैं। तो अगर आप वो रिटों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरा मूल अधिकार वाला वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने व्यवस्थित रूप से समझाया है। ठीक है, तो रिट संबंधी क्षेत्राधिकार हो गया। अब हम बात करते हैं अगला अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 132 में अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित ऐसा प्रावधान किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय अपना सर्वोच्च न्यायालय है, अपना सुप्रीम कोर्ट ही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में सभी न्यायालयों के विरुद्ध, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या फिर अधीनस्थ न्यायालय हो, सभी न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। तो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय, अपीलीय न्यायालय के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती है, चाहे संवैधानिक मामले हो या फिर फौजदारी हो या फिर दीवानी हो। ठीक है, तो ऐसे सभी प्रकार किधर आ जाएंगे आपके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, जिसमें सुनवाई का अधिकार होता है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। अनुच्छेद 132 में ऐसा प्रावधान किया गया था। अब हम बात करते हैं सलाहकारी शक्ति। ठीक है, सलाहकारी शक्ति के अंतर्गत देखें तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीशों से ऐसी सलाह मांग सकता है जब कभी ऐसा कोई प्रश्न निहित हो जिसमें भारत की एकता, अखंडता और उसकी सुरक्षा सन्निहित हो यानी निहित हो, तो ऐसे मामलों में राष्ट्रपति द्वारा ऐसा सलाह ली जा सकती है या फिर मांग सकता है। हालांकि जो राष्ट्रपति द्वारा सलाह मांगी जा सकती है तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी सीजेआई होंगे
तो वो बाध्य नहीं होंगे कि उन्हें सलाह देनी ही पड़ेगी, और ना ही राष्ट्रपति बाध्य होगा कि वो जो भी सलाह देगा उसे माननी ही पड़ेगी, एक फॉर्मेलिटी के रूप में कि आप सलाह दे सकते हो। ये 143 आर्टिकल 143 में ऐसा उल्लिखित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभिलेख न्यायालय। ठीक है, जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है वह एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 129 129 में ऐसा प्रावधान किया गया था कि जो अभिलेख न्यायालय है उसके जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। साक्ष्य मतलब आप जो भी वो निर्णय करेगा उसको रिकॉर्डेड के रूप में रखा जाएगा, क्योंकि यदि किसी भी उच्च न्यायालय किसी भी स्थान पे अगर साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना हो तो आप इनके साक्ष्यों को अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हो जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है, और इनके निर्णयों पर कोई संदेह भी नहीं करेगा। तो इसीलिए इसको अभिलेख न्यायालय भी बोलते हैं कि इसके साक्ष्य जो होंगे वो उनका अलग अपना मूल्य होगा और उन पर कोई संदेह नहीं करेगा, और वो सभी जगह मान्य होंगे किसी भी गवाही के रूप में, किसी भी साक्ष्य के रूप में। तो यह एक अभिलेख न्यायालय भी है। अब बात करते हैं हम अगली शक्ति या क्षेत्राधिकार के बारे में, जिसका नाम है न्यायिक समीक्षा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा मुख्य रूप से अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 132 और अनुच्छेद 133 में उल्लिखित है। न्यायिक समीक्षा का मतलब ये होता है कि चाहे केंद्र की संसद अथवा राज्य की जो विधान मंडल होती है कोई भी ऐसा कानून या फिर विधेयक पारित करती है जो देश के नागरिक अथवा संविधान की जो संप्रभुता है उसको आहत करती है, यानी कि निगेटिविटी फैलाती है, तो ऐसे आदेशों और ऐसे कानूनों अथवा विधेयकों को सर्वोच्च न्यायालय शून्य अथवा रद्द कर सकती है। ये होता है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत मुख्य रूप से हम यही समझ सकते हैं कि न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय हमारे अधिकारों, मुख्य रूप से जो मूलभूत अधिकार हैं उनकी रक्षा करती है, और हमें यह संरक्षण प्रदान करती है कि किसी भी अनैतिक कार्य को होने से पहले हम उसे पहले ही रोक लेंगे। ठीक है, तो ये न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत ऐसी चीजें आती हैं। जैसा कि मैंने बताया, न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत एक तो हमारे जो भी मूलभूत अधिकार हैं उनकी रक्षा भी करती है, और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका और विधायिका जो अपनी निरंकुशता के आचार पर हैं उनको भी निरंकुशता यानी कि निरंकुशता से बचाती है। जो भी कार्यपालिका या विधायिका हैं तो जो भी उनकी स्वेच्छाचारिता या फिर निरंकुशता है उनसे हमारी रक्षा भी करती है। ठीक है, हमारी सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अब हम अन्य कार्य अथवा शक्तियों के बारे में चर्चा करें तो जैसे राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी सुनवाई का जो अधिकार होगा वो सुप्रीम कोर्ट को ही होगा। ठीक है, जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित तो उसकी जो सुनवाई करेगा वो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। अब बात करते हैं अन्य जो कार्य और शक्तियां हैं, तो मुख्य रूप से ऐसा भी होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूर्व में दिए गए अपने निर्णयों को संशोधित अथवा बदल भी सकता है। ठीक है, यानी न्यायिक पुनरावलोकन भी कर सकता है अपने, यानी कि पूर्व में जो दिए गए निर्णय थे कि पूर्व में हमने ये निर्णय दिया था लेकिन आने के बाद आप सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगता है कि हमने जो निर्णय दिया था वो कहीं ना कहीं असंगत है या फिर गलत है, तो उसमें सुधार अथवा उस निर्णय को पूरी तरह से उसे बदल भी सकता है। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। अब हम बात करते हैं जो यूपीएससी होती है। ठीक है, यूपीएससी आप लोगों को पता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है नहीं। तो यूपीएससी के जो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, जो उपाध्यक्ष होते हैं, जो फिर उनके सदस्य होते हैं, तो मुख्य रूप से उनके व्यवहार और उनके आचरणों की समीक्षा करना और उन पर दृष्टि बनाए रखना कि उनका व्यवहार और आचरण कैसा है, संगत है या फिर असंगत है। यदि वे असंगत रूप से पाए जाते हैं तो उन्हें हटाने संबंधी जो भी सिफारिशें हैं वो राष्ट्रपति को करता है। ठीक है, और राष्ट्रपति ये सिफारिश मानने के लिए बाध्य है, यानी कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का कोई मुख्य न्यायाधीश है वो यूपीएससी के यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य के विरुद्ध कोई ऐसा प्रमाणिक तथ्य उत्पन्न करके प्रमाणिक तथ्य देता है राष्ट्रपति को और बोलता है, सिफारिश करता है कि आप इन्हें अपने पद से मुक्त कर दीजिए, तो राष्ट्रपति को यह बात माननी ही पड़ेगी, यानी कि राष्ट्रपति बाध्य होता है उसकी यह बात मानने के लिए। ठीक है, तो मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय के बारे में इतना कि क्या क्या उसके गठन थे, क्या क्या शक्तियां थी
और जो इसके न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों का मुख्य कार्य जैसा आप लोगों को तो ये पता है कि न्यायाधीशों का मुख्य कार्य यही होता है कि मामलों की सुनवाई करना और जस्टिस देना, यानी कि न्याय देना। ठीक है, और मुख्य रूप से यही सारी चीज़ें थी सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत। और आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल अथवा उपयोगी रही होगी। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइए, और मुझे कुछ ऐसा सजेशन भी दीजिए कि मैं और आपके लिए किस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ। और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल अनिल के स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।